नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात और सबसे बड़ी चर्चा जो हम करने वाले हैं वो ये कि सबके राम कहा जाता है ना, अब ऐसा लगने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जो प्रभु श्री राम का विरोध करते आए राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, वो भी अब राममय हो रहे हैं। मंदिर की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, अयोध्या का वैभव, उसमें ऐसा लग रहा है कि सबकी आइडियोलॉजी, सबके विचारधारा पिघल गए हैं। सब लोग बिल्कुल उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं। सारे लोगों में होड़ मची है। जो कल तक नहीं गए थे वो भी आज जाने को बेताब हैं। तो ये इस पर आज सबसे बड़ी चर्चा, खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक में एसआईआर चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया 5 राज्यों में चल रही है, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक नया एंगल है। एंगल ये है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, उन्होंने अलग लाइन ले रखी है क्या कांग्रेस आला कमान से, क्योंकि वो लोगों को कह रहे हैं एसआईआर में अपना नाम डलवाओ, नहीं तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और अगर योजनाओं से नाम कटते हैं तो सरकार के वहां पैसे भी बचेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई बम बम भोले के जयकारों के साथ। इस पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत के 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। आईएसआई मॉड्यूल के 4 संदिग्ध गिरफ्तार। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जांच जारी। बढ़ सकती है चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की मुश्किलें। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने केस दर्ज कराने की कही बात। 5 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कांग्रेस आला कमान से अलग रुख। कहा एसआईआर के बाद जिनके नाम कटेंगे उनको योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ, राज्य सरकार का बच जाएगा पैसा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट। उधर असम में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से पहला दल रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा जो हम करने वाले हैं वो इस बात की कि जिस तरह से कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उस पर एसआईटी पहले बनी, फिर अब उस पर एफआईआर होकर के और उसमें कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच में वैसे राजनीतिक दल, वैसे राजनेता जो राम से दूर भागते थे, वो भी अब कहने राम हमारे भी हैं। तो सबके राम, पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। सबके राम, सबके दाता राम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या में एक बार फिर भक्तिमय वातावरण ने लोगों को भावुक कर रखा है। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाने वाले अरविंद केजरीवाल अयोध्या में रामलला का दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे रामकृष्ण के वंशज बताए जाने लगे हैं और पार्टी भर भर कर राम मंदिर के प्रति आस्था जता रही है। अपने को जोर जोर से सनातनी कह रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्रभु श्री राम की जरा माया तो देखिए। जो लोग हिंदू आस्था को सांप्रदायिक बता रहे थे, वो सबसे बड़े आस्थावान होने का इन दिनों दावा कर रहे हैं। वजह क्या है? अयोध्या आज भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे प्रमुख है, एक है जिसका दर्जा आज वेटिकन सिटी के रूप में दिया जा रहा है। मंदिर की अर्थव्यवस्था राज्य के प्रमुख आय के स्रोत बने हुए हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए अवसर भी। तो आखिर राजनीति इस मौके को कहां गंवाने वाली थी? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का रुतबा बढ़ा और वो सबके राम की जगह सबके चंपत हो गए। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने कार्यक्रम में चंपत राय को मुख्य अतिथि बुलाया था, मुख्य अतिथि के रूप में। उनके 40 सालों के संघर्ष का गुणगान भी होने लगा।
चंपत राय के संघर्षों का। बदले में कुछ लोगों को मंदिर में सेवा में लगाकर वो लोगों को उपकृत भी करने लगे, अपने लोगों को। निर्मल खत्री भी इस सम्मान के बदले अपने कुछ लोगों को मंदिर में फिट करवाने में कामयाब रहे, यानी उनके लोग भी फिट हो गए। अपने पर्सनल सेक्रेटरी अनूप मिश्रा को ट्रस्ट में ट्रैवल एजेंसी का काम दिलवा दिया निर्मल खत्री जी ने, लेकिन फर्जी वीआईपी पास बनवाने के चक्कर में पकड़े गए और मंदिर से वो निकाले गए जिनको उन्होंने लगाया था। लेकिन जब ताज़ा रामलला के भक्त बने कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष, यूपी के अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दर्शन कराने की जिम्मेदारी इसी अनूप मिश्रा ने ली। सबके राम के साथ सभी विचार भी दाता राम के शरण में आने लगे थे। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में यह गीत लोगों को बार बार उद्वेलित करता था कि राम आएंगे। राम गए कहाँ थे? राम तो भारत की आत्मा है, वो तो यहाँ के कण-कण में है। लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया था। देश की सियासत ने भारत की अयोध्या जैसे आस्था, विश्वास और भक्ति की नगरी से लोगों को नाता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज अयोध्या एक कस्बा भर नहीं रह गई है, बल्कि देश की धड़कन बन चुकी है। मानो अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक अलग वेटिकन सिटी जैसी बन गई है। दुनिया भर में लोग अयोध्या से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ लोग आए हैं। फिर रामलला भी आज अयोध्या धाम अपने भाग्योदय से गौरवान्वित हुई है। आरएसएस के लाखों स्वयंसेवकों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाया, घर घर लोगों को अयोध्या का संदेश पहुंचाया, बिखरे समाज को जोड़ने के लिए राम के आदर्शों को सामने रखा, उनकी सोई हुई चेतना को गांव-गांव जाकर जगाया। बीजेपी में आने से पहले संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारत के 3 लाख गांवों में राम मंदिर आंदोलन के जरिए सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया। संघ के ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांव से शहर तक अभियान चलाकर भारत के संकल्प से सिद्धि को प्राप्त किया। सत्ता और वोट की सियासत ने सिर्फ रामलला को ही नहीं छोड़ा था, बल्कि लोगों की चेतना से अयोध्या को विस्मृत कर दिया था। लेकिन संघ ने भारत को अपने राम से जोड़ दिया था। अपनी स्थापना के 100 साल में संघ ने यह सबसे बड़ी कामयाबी पाई कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी जाति, जनजाति से लेकर काशी के डोम राजा को भी यजमान बनाकर एक पंक्ति में बिठा दिया। राम मंदिर में सिर्फ रामलला ही नहीं विराजमान हुए थे, बल्कि यह सामाजिक क्रांति का राष्ट्र मंदिर बन गया है। 2014 में पीएम मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। शायद वो कह रहे थे कि वे विकास के साथ विरासत संभालने के लिए ही आ रहे हैं। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी की 11 दिनों का तप और व्रत पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था, अब ऐसी तप की हम सबकी बारी है। लोगों के बीच ही ऐसी तपस्या जरूरी है। जागृत भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों के बीच रहना होगा, उनका साथ लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों के अहंकार ने इस भव्य दिव्य उत्सव और त्याग समर्पण के प्रतीक राम मंदिर में भक्ति की जगह प्रबंधन में लगे लोग इसे बाजार बना दिया। भक्ति भाव के दान की चोरी होने लगी। मंदिर इकोनॉमी की चकाचौंध में कालनेमी बनकर सैकड़ों लोगों ने प्रवेश कर लिया। नतीजा अब सबके सामने है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने राम को ही आगे करके असहयोग आंदोलन शुरू किया था और पूरे भारत को अपने अभियान में शामिल कर लिया था। संघ ने भी उसी राम के मंदिर के लिए आंदोलन से भारत में एक नई सामाजिक क्रांति लाई, जिसमें समाज के सभी वर्ग और जाति के लोग जुड़े। पीएम मोदी भी कहते हैं, जो हमने अयोध्या में देखा है वर्षों तक उनकी स्मृति में छाई रहेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान होना इस सदी की पहली घटना होगी जो हर एक को गर्व महसूस कराती है। जन गण मन का यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो धैर्य और सामूहिकता से मुश्किल को आसान बना सकता है। अयोध्या में सियासी शोर इस सामाजिक क्रांति के प्रतीक राम मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो कभी कामयाब इसमें होंगे नहीं। लेकिन कोशिश तो हो रही है राजनीति करने की, और लगातार लोग कर भी रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वहां गए। उन्होंने सबसे बड़ा सनातनी होने का दावा तक कर डाला। केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन,
जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। केजरीवाल जी को आपने सुन लिया, अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी सुनिए। वो खुद को महादेव का भक्त बता रहे हैं। भगवान की कृपा है हम सब पर, और महादेव का मैं भक्त हूँ, बाबा विश्वनाथ का। तो निश्चित तौर से आज भगवान ने बुलाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। रामलला का दर्शन करके प्रभु से एक ही चीज मांगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख समाजवादी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, उनके प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मामले में लगातार बयान दे रहे हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊ, चांदी के खड़ाऊ वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहाँ तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। अखिलेश जी सब चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि ये होड़ मची है सनातनी बनने की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए क्या प्रभु श्री राम की शक्ति है कि जो सब लोग उनसे विमुख थे वो सब लोग आज राम राम कह रहे हैं, सबके राम हैं। सुनिए। ये जात नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। ये सारे बयान जो हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से अब सबको प्रभु श्री राम की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ महीने बाद वहाँ पर चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर आपको बताएंगे इस चर्चा में कौन कौन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने बताया था कि किस तरह से अब प्रभु श्री राम को अपना बनाने, अपना बताने की होड़ मच गई है नेताओं में, राजनीतिक दलों में, क्योंकि अब राम, सबके राम सच में सबको लगने लगे हैं कि हमारे भी हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत ऋचा जी। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी स्वागत। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से, और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ। सीधे पहले विकास सिंह के पास चलते हैं। विकास, सबके राम प्रभु श्री राम, मैं सबसे बड़ा सनातनी, मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त, होड़ मच गई है यूपी में, और अब तो और ज्यादा मचेगी, क्योंकि संजय राउत कह चुके हैं कि सबसे फोन पर बात करके समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, सबको लेके चलेंगे वहां पर। फिर तो अयोध्या में बिल्कुल आने वाले दिनों में ये हमेशा दिखाई पड़ेगी फिलहाल कि काफी वहां पर होड़ मची हुई है राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में। विकास जी बिल्कुल, जैसे पहले की था कि अयोध्या राजनीति के लिए अछूत मानी जाती थी, लेकिन अब चूंकि 2027 के चुनाव है तो तमाम सारे लोग वहां जाएंगे, और निश्चित रूप से हम देखेंगे आने वाले दिनों में वहां कई बड़े नेता पहुंचेंगे। हमने देखा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 11 दिन में 2 बार राम मंदिर गए, और ऐसे में जो प्रकरण हुआ है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जो कार्रवाई की गई है वो भी देखने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस एक्शन में है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी का समय बढ़ा दिया गया है, एसआईटी भी जल्द ही अयोध्या पहुंचेगी। तो वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी एक एक्शन लिया है, जो लौकुश मिश्रा है उसके जो पत्नी के नाम घर था वहां पर नोटिस दिया गया है कि उसका जो भवन निर्माण था अवैध रूप से है, उसका नक्शा पास नहीं है, स्पष्टीकरण अगर नहीं देते हैं उचित तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर तक मामला जा सकता है। तो हो रही है, सीएम योगी ने कहा है इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और अगर गलत होगा तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। तमाम सारे 7 लोगों, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, 7 लोगों के पास से तकरीबन 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, और कहीं ना कहीं अब इस मामले में देखा जा रहा है क्या किसी की लापरवाही है, ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों पर अगली कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि जो FIR दर्ज कराई गई थी वो 8 लोग प्लस अज्ञात के नाम दर्ज कराई गई थी। तो जो इनके पीछे नाम है और नाम है, उनके भी नाम जल्द ही आएंगे, और वहीं 6 तारीख का भी लोगों को इंतजार है कि जब मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी और क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे ट्रस्ट में, आगामी चीजों को देखकर इन सब चीजों के मद्देनजर क्या कुछ चीजें रहेंगी, वहां भी निगाहें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच अब अयोध्या इस मुद्दे को लेकर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, तो वही सरकार की तरफ से एक बड़ी चीज है कि कार्रवाई हो, न्याय मिले, लेकिन न्याय ऐसा मिले कि लोगों को एहसास भी हो कि न्याय हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसी घटना हुई है तो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम राष्ट्र की पहचान है, और बात कही जाए तो हर अपने देश में प्रभु श्री राम की को इस तरीके माना जाता है कि उनको हर रूप में स्वीकार किया जाता है, और उनका पूजने वाला कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है, व्यक्ति कभी लालची नहीं हो सकता है, क्योंकि राम के पूजने वाले सामाजिक समरसता की जो आपने बात कही वो प्रभु श्री राम के भक्त में होती ही होती है, और बिल्कुल अगर ऐसी समरसता आएगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, त्रेता युग में भी ना, अयोध्या में भी राम के विरोधी अयोध्या में भी थे। मंथरा राम की विरोधी थी, तभी तो षड्यंत्र किया था। माता कैकेयी का भी उस समय मतिभ्रम हो गया था, षड्यंत्र हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसे बिल्कुल वहां पर अभी भी हैं, हो सकते हैं, त्रेता युग में भी थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमेशा जो धर्म है उसकी जय होनी चाहिए। विनोद जी, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को छोड़कर जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, या हमारी पीढ़ी के जितने लोग हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, हम सब ने वो पूरी कहानी देखी है, किस तरह से घर घर विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने वो आंदोलन चलाया, आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका रही, और उसके बाद फिर पालनपुर, हिमाचल के पालनपुर में बीजेपी ने इस प्रस्ताव को अपनाया कि राम मंदिर अब उसके एजेंडे में है,
और उसके बाद हमने वो पूरा सफ़र देखा है, पूरी यात्रा देखी है, कैसे रामलला विराजमान वहाँ पर हुए। अब ये एक घटना हुई है और कुछ राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, जिन्होंने गोलियां तक चलवाई, जिन्होंने केस लड़ा कि रामलला है ही नहीं, राम का अस्तित्व है ही नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये घटना जो है, इस घटना का लाभ उठा करके पूरा नैरेटिव बदल दें। क्या ये इतना आसान है विनोद जी? मानस पटल पर अंकित है वो पूरी कहानी। लाल जी, 2019 से पहले अगर आप अयोध्या गए हो और तो अयोध्या में एक गीत बहुत प्रचलित था, वो गीत गाया जाता था कि राम आएंगे, और वो टेंट था टेंट और था और रामलला उस टेंट में बैठे हुए थे। हम लोग मैं तब भी गया था। मैं भी गया था। तो राम आएंगे के जो राम अयोध्या के थे, जिसे पुराणों में कहा गया कि अयोध्या जिसे जीता न जा सके, तो वो अयोध्या नगरी एक कस्बे में कैसे एक गंदे मलिन बस्ती के रूप में सामने में थी। और 2019 के बाद जब लोग आए तो पीछे राम भी आए, और राम आए तो आप उसके बाद उसकी अयोध्या की आप कल्पना कीजिए और उस अयोध्या को आप देखिए जी, जिसे लोग कहते हैं कि भारत में उसका आज राम मंदिर और अयोध्या का वही स्थान है जो वेटिकन सिटी का है। बिल्कुल। तो ये पूरे देश और दुनिया के लोगों की एक श्रद्धा, पूरे देश और दुनिया के लोगों की सनातनी जो आस्थावान लोग हैं उनके एक श्रद्धा भाव उस राम मंदिर को लेके है। और इस आस्था भाव का जो ये सिलसिला बना है लाल जी, अयोध्या इस देश की सियासत ने लोगों के स्मृति से खुरच के हटा दिया था। राम मंदिर इस देश के प्राण और आत्मा है, राम उस देश की आत्मा है, उस आत्मा को, शरीर को एक खोखला बना के छोड़ दिया गया था। इस देश की सियासत ने राम मंदिर और अयोध्या को अछूत बना दिया था। उस राम मंदिर को एक सामाजिक क्रांति और सामाजिक भागीदारी की बात जब पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी का ये सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है, तो ये यही इसीलिए है कि आज रामलला विराजमान अपने मंदिर में सुशोभित है 500 साल संघर्ष के बाद। ठीक। लेकिन ये सबके राम जो सबके चंपत बन गए, बनने वाले लोग जो उसमें आए, तो आप देखिए कि निर्मल खत्री, जिनकी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी कभी राम मंदिर से सूट नहीं की, वो निर्मल खत्री के प्रोग्राम में फित्ता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए वहां पे चंपत राय जाने लगे। चंपत राय की महिमा होने लगी कि 40 वर्षों का उनका संघर्ष है, और बदले में ये जितने काले नेमी बने थे वो सारे लोग इस मंदिर इकोनॉमी को देख के, कि आज आप देखिए अयोध्या में उस मंदिर में कौन नहीं थे भाई, कौन आस्थावान लोग की बात आप करेंगे। बनारस में बैठा हुआ कोई ट्रैवल एजेंसी है, उस एजेंसी ने हायर करके बैंक वहां पे एम्प्लॉयड कर रहा है। कोई बंदा वो 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है और वहां पे राम मंदिर का सेवा में लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस पूरे प्रबंधन की जो लापरवाही थी, उस सबके राम का जो एक उद्घोष था, उस सबके चंपत उसकी रूप ले ली थी, तो वो अहंकार ने इस मंदिर के कितना बड़ा नुकसान किया। बिल्कुल नुकसान। वो नुकसान किया उस संघर्ष का जो लाखों संघ के कार्यकर्ता, आप सोचिए, घर घर जाके राम मंदिर और अयोध्या से लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, किस तरह से वो सामाजिक धारा में, मुख्य धारा में लाके हर एक को उस पंक्ति में बैठाया। जब मोदी उस दिन जब मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तो ऐसे कोई भी एक हिंदू समाज की जाति होगी, डोम राजा तक, वो भी यजमान की भूमिका में वहां बैठे थे। इस देश की इससे बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती थी। और आज जब आपको एक मौका मिला है इस तरह के सबके चंपत का एक तरह से उसको अपने में लेने का, और उसका जो नतीजा अभी है, तो आप रामलला मंदिर में जाके आस्थावान बनने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के उस संघर्ष, भारत की इस सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति को इन छोटी मोटी घटनाओं से आप तौहीन नहीं कर सकते। और ये भी बात है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन सनातन में अगर इस तरह की कोई घटना घटती हुई, हम जानते हैं कि 500 वर्षों के तप के बाद, संघर्ष के बाद रामलला वहां पर विराजे हैं। ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से उस पर बहुत ज़्यादा कोई असर वैसा पड़ने वाला है नहीं। मैं राजनीतिक नज़रिया लूँगा डॉक्टर ऋचा सिंह जी का भी और धर्मेंद्र सिंह जी का भी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर दोनों लोगों का हम राजनीतिक नज़रिया लेंगे। इस समय हम सीधे धर्मेंद्र सिंह जी, जो समाजवादी
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी, हाँ, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, वो बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, दोनों प्रधानमंत्री। ये फोटो आप, और बिजनेस फोरम में जो प्रदर्शनी लगी है उसका भी अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची थी और जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें विशेष रूप से हिस्सा लेने के लिए जापान की प्रधानमंत्री आई हैं। आज ही इस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन, और दोनों नेता भारत जापान की जो विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है उसकी समीक्षा करेंगे। साथ में बिजनेस फोरम जो है, जिसमें करीब करीब 150 से भी ज़्यादा प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, उसमें भी दोनों नेता, दोनों प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। उससे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार की जो भारत और जापान के बीच वैसे तो संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हैं, आर्थिक, व्यापारिक, दोनों रणनीतिक, हर तरह से संबंध दोनों देशों के बीच बहुत ही प्रगाढ़ हैं। एक लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों के संबंधों का। इस बार की बैठक में आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखिए प्रदर्शनी का जो अवलोकन किया है उसकी कुछ तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। 3 दिनों के दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची आई हुई हैं, और आज ही जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें दोनों प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो बिजनेस फोरम की बैठक है, प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए, जिसमें जो क्षेत्र हमने बताए उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। और जापान को तो जो टेक्नोलॉजी है उसके विकसित टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और ये जो प्रदर्शनी है आप जैसा जानते हैं कि जैसा हम बता चुके हैं कि भारत जापान बिजनेस फोरम उसकी बैठक है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री और ये साथ में जापान की प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और जो कंपनियां हैं जापान की नामी गिरामी कंपनियां, 150 से भी ज़्यादा जो CEOs हैं और जो कंपनियों के प्रमुख हैं वो इस बिज़नेस फोरम में शामिल हो रहे हैं। 150 से ज़्यादा उद्योगपति, और जाहिर सी बात है कि इसमें निवेश और कारोबारी साझेदारी दोनों देशों के बीच बढ़ाने पर चर्चा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से वहाँ की तकनीक के बारे में, वहाँ की तकनीक बहुत ही विकसित मानी जाती है। जापान दुनिया भर में एक लीडर के तौर पर देखा जाता है विकसित तकनीक के मामले में। Ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon and welcome. We are delighted to begin the Japan-India Joint Economic Forum here in New Delhi, India. My name is Haruka Maruyama, Senior Director of JETRO New Delhi. I have studied at IIT Guwahati under the Joint Degree Program, and I am truly honored to moderate this forum connecting Japan and India. To begin, please welcome Mr. Norihiko Ishiguro, Chairman and CEO of Japan External Trade Organization, JETRO, to deliver the opening remarks and MOU announcements. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of Japan, Ms. Sanae Takaichi, Excellency, distinguished guests, and ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Namaste. I'm Norihiko Ishiguro, Chairman and the CEO of JETRO. It is a great honor for us to host this India-Japan Joint Economic Forum today in the distinguished presence of the Honorable Prime Ministers of India and Japan. Japan-India economic relations are now at an unprecedented high level. According to JETRO's survey, more than 80% of the Japanese companies operating in India are planning to expand their local business going forward. Today, we are pleased to announce 129 MOUs between Japan and India. Since the Japan-India Summit meeting held in August last year, investment in India has gained strong momentum, reaching approximately 2 trillion Japanese yen in new investment over the past year alone. Scope of these investments has expanded into advanced fields such as semiconductor, AI, quantum technology, while cooperation has also deepened in the area, including large-scale investment in clean energy such as green ammonia. We are confident that these developments will further accelerate business engagement between two countries. JETRO remains wholeheartedly committed to promoting Japan-India business relations. We sincerely hope that today's forum will open new and important avenues to further expand our economic ties. Thank you very much for gracing today's event with your presence. Thank you. Thank you very much, Mr. Ishiguro.
Next, please welcome Mr. Tatsuo Yasunaga, Chairman, the Japan-India Business Cooperation Committee and Chair of Committee on the South Asia Keidanren, to deliver his remarks. ありがとうございます。ナレンドラ・モディインド共和国首相閣下、高市早苗内閣総理大臣閣下、 Her Excellency, the Prime Minister of Japan, Takaichi Sanae, dear everyone present here, I am honored to receive the opportunity to speak a few words as the representative of the business world of Japan. In the present world, there is a deepening of confrontation and separation, and as a consequence, in this world, which is divided, and the international world is greatly shaken, and therefore, from such a situation, it is very important for Japan to strengthen the partnership with the global South. Within that also, India stands as a special strategic global partner for Japan and holds an indispensable position in the realization of the Indo-Pacific, free and open Pacific, Indo-Pacific. It is necessary that both India and Japan, by utilizing their respective strengths, embark on the road to economic growth as well as contribute towards the strengthening of the international economic system based on a legal order on the basis of cooperation with other countries such as African nations. Today, the fact that such a large number of representatives of Japanese companies are present here on the occasion of the visit of the Honorable Prime Minister of Japan, Takaichi Sanae, is the first step in that direction, and therefore, in my opinion, is an extremely very significant event. And under the guiding idea of Make in India, Make for the World, postulated by the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, by integrating the technological power and quality control management of Japan with the growth potential of India, one can look forward to the economic growth of not only India, but Africa and Middle East as well, and with that, opening up of the global markets. In reality, there are already developments in the direction of cooperation in the new areas of semiconductors. Approximately 1,400 Japanese companies have a strong presence in India and registered many success stories, but there are still many areas which are still available and opportunities of cooperation. From now onwards, it is important to expand extensively a variety of areas of cooperation, including in the fields of medium and small-scale industries. In addition to that, from the viewpoint of the economic security, cooperation in the important areas of semiconductors, AI, critical minerals, green energy, they are required to be strengthened. And along with that, we, as a business world, we continue to work in the direction of realization of the goal of an investment of 10 trillion yen in the next 10 years, as well as exchange of human resources to the tune of 500,000 people. This is what we plan to do. Today's forum is therefore expected to provide an opportunity to further deepen the relationship between India and Japan and open up a new horizon of cooperation. With these words, I would like to conclude my brief introductory remarks on the occasion of this India-Japan Economic Forum. Next, Thank you. Please welcome Mr. R. Mukundan, President of CII and Managing Director and CEO of Tata Chemicals Limited, to deliver his remarks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Your Excellency, Madam, Honorable Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, Excellencies, distinguished ministers, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm indeed deeply honored to be at this forum in the esteemed presence of our two countries' leadership. I eagerly look forward to your distinguished addresses on shaping the future course of India-Japan bilateral relations. From the industry and business communities of India and Japan, we express our gratitude. India and Japan today share a special strategic and global partnership founded on mutual trust, shared democratic values,
and a common vision for a free, open, and prosperous Indo-Pacific. Our partnership is steadily expanding across economic, technological, strategic domains, making it one of the most enduring and forward-looking bilateral relationships. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for leading us to this relationship spread over many, many years. India and Japan partnership is anchored in 8 key pillars, including economic partnership, economic security, technology and innovation, sustainability, mobility, health and people-to-people exchange, and state of perfecture cooperation. The meetings of both our leaders have enabled us in business to advance collaboration in priority areas such as digital transformation, critical minerals, space, energy, and human resource development. Ladies and gentlemen, the CII has maintained long-standing engagement with Japan through sustained business interactions, institutional partnerships, and industry platforms, including JETRO, JICA, Kaidan-REN, and JBIC. Some thoughts, Your Excellencies, Honorable Prime Ministers, for your consideration for furthering the opportunities for collaboration and cooperation, to especially facilitate investments and joint venture partnerships. First, there is a significant scope to open up because India and Japan Clean Energy Partnership further. Building on this, we deepen cooperation in electric mobility, battery storage, green hydrogen, carbon capture technologies, and renewable energy systems. Excellencies, we would like to establish a structured India-Japan Clean Technology Working Group under IGBLF to further these ideas and projects. Second, a strategic opportunity lies in expanding India-Japan Digital Partnership 2.0, particularly in emerging technologies such as AI, robotics, quantum computing, and advanced manufacturing. Here, India's strong IT ecosystem and talent base can complement Japan's technological leadership. As CII, we would continue to play a bridging role by connecting innovation ecosystems, facilitating venture partnerships, and supporting adoption of Industry 5.0 and smart manufacturing solutions. We would work on entire spectrum, more especially with our MSMEs. Third, skill development has been a key pillar of our partnership, supported by initiatives such as Technical Internship Training Program, TITP, and Specified Skill Worker Framework. We have facilitated from CII over 800 placements, and we see strong potential to scale this further through structured industry partnerships and targeted skill program aligned with future technologies. We shall further deepen this. We keenly look forward to your guidance of both our leaders. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mukunda. Now, it is my pleasure to introduce the inauguration of Maruti Suzuki new facility in Calcutta. Now, I invite the Representative Director and President, Suzuki Motor Corporation, Mr. Toshihiro Suzuki, to share his thoughts. Your Excellencies, Prime Minister Shri Narendra Modi and Prime Minister Ms. Sanae Takaichi. Namaskar. Konnichiwa. It is a great honor for us as you inaugurate our most advanced car manufacturing factory at Calcutta, Haryana. From current capacity of 500,000 units, the plant will be further scaled to 1 million units, making it one of the largest car plants of the world. It is, thank you. It is a testament to the success of India-Japan partnership and Make in India initiatives. With favorable policy environment under Prime Minister Mr. Modi's leadership, Suzuki is accelerating investments, employment, export,
and technologies towards Viksit Bharat journey. Dhanyawad. ありがとうございました。Now, it is my honor to invite the Honorable Prime Ministers of both nations to inaugurate our Calcutta vehicle manufacturing factory. Congratulations, Maruti Suzuki, on this remarkable achievement. Next, it is my great honor and privilege to invite Ms. Sanae Takaichi, Honorable Prime Minister of Japan, to deliver her remarks. Honorable Prime Minister, the floor is yours. モディ首相、そして日印、両国の産業界の皆様、こんにちは。本日、日本を代表する150社以上の企業の皆様と共に、このデリーの地でこうやってお会いできること、大変嬉しく思います。able to participate here, feel very happy to do so. In 2007, the then Prime Minister Shinzo Abe delivered his historic speech, The Confluence of the Two Seas, here in India. In that address, he presented a visionary concept linking the Pacific Ocean and Indian Ocean as the seas of freedom and prosperity. This, India is the very place where the vision of today's free and open Indo-Pacific was born. Today, as the world enters in an era of profound challenges marked by the rise of protectionism, economic coercion, and growing geopolitical tensions, it has become essential to strengthen regional autonomy and resilience. With this in mind, in May this year, I proposed a further revolution of FOIP founded on the ground principles of growing stronger and more prosperous together. This vision, centered on the twin principles of autonomy and resilience, also resonates deeply with Prime Minister Modi's Mahasagar initiative. As the two leading democracies supporting the region, Japan and India will further deepen their cooperation to uphold the rule of law, stand firm against every form of coercion, safeguard freedom, create prosperity, and together shape the future. Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important area. At the recent G7 summit, I presented three proposals to strengthen energy security, ensuring free and transparent energy trade, enhancing strategic energy stockpiles, and promoting cooperation between producing and consuming countries. Through the Power Asia initiative, we are working to translate this vision into concrete action to ensure going forward, Japan and India will jointly strengthen regional energy security through new areas of cooperation, including enhanced petroleum stockpiling. This initiative is founded upon that very vision. In addition, Japanese and Indian companies will jointly advance a green ammonia production project with an annual capacity of approximately 4 lakh tons. I sincerely hope that this project will become a symbol of new chapter in energy security cooperation between our two countries.
Further, my attention has been drawn to the vast biomass resources available in India's rural areas that remain largely underutilized. These include cattle dung, rice straw, sugarcane residue, and other agriculture biomass. In fact, this is not a new idea. For many years, Prime Minister Modi has promoted a vision of converting rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions. I firmly believe that this vision holds the key to opening a new future for both rural development and energy security in India. Based on this shared vision, Prime Minister Modi and I have agreed to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. This initiative will promote the production of energy from cattle dung and other biomass resources in the form of compressed biogas, the CBG. We have agreed for biogas generation. Through the letter of intent signed today, we should jointly create a market of approximately 2.5 million CNG vehicles powered by this biogas. Our cooperation is no longer confined to the energy sector alone. The scope of this partnership continues to expand, and the range of stakeholders involved is becoming increasingly diverse, encompassing startups as well as small and medium enterprises. On this occasion, we are pleased to announce approximately 129 private sector cooperation agreements. Together with these investments exceeding 2 trillion Japanese yen. Today, an increasing number of Japanese companies are using India as a base for expanding their engagement with Africa. Under the framework of the FOIP, we will extend this new model of growth developed by Japan and India to countries across the global south, including Africa, Asia, and Latin America. By joining forces, Japan and India will pursue the shared vision of growing stronger and more prosperous together. Guided by this principle, our two countries will work together to shape the future of the Indo-Pacific as well as global south. Let's work together. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Next, it is my distinct honor to invite Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to the stage. Honorable Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं, और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाई जी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है।
हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती हैं तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले 1 दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानी कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं
जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलिएंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करें दे, जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करें, जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, may I kindly request your attention as their excellencies will now depart the venue. May I kindly request everyone to remain seated and join us in a huge round of applause as they take their leave. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, और उससे पहले जापान की प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया। बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात ये रही, सबसे बड़ी बात, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पीएम को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। और क्या क्या कुछ खास कहा, हम आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोरम में कहा कि भारत जापान संयुक्त आर्थिक फोरम में आना मेरे लिए खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जापान की कई कंपनियां भारत के साथ 100 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं, यानी कि 1 सदी से भी ज्यादा पुराना संबंध है भारत और जापान का। और भारत और जापान का संबंध विशेष है। अभी इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अभी हमने हरियाणा में मारुति सुजुकी के नए प्रोडक्शन यूनिट स्थापित की है, और कावासाकी हो, टोयोटा हो, यामाहा हो, ये बाइक्स जो हैं वो लंबे समय से भारत में प्रचलित हैं। और उन्होंने कहा कि जापान की प्रधानमंत्री बाइक की बहुत ही शौकीन हैं, मोटरसाइकिल की। तो उन्होंने कहा कि ये सारे बाइक्स बड़े लंबे समय से भारत में प्रचलित हैं। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है आज के समय में। और कुछ ही महीनों पहले हमने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने इस फोरम में सभी को जानकारी दी और कहा कि इसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। ये जितने भी सुधार हमने किए हैं, जितने भी रिफॉर्म, इसका भारत में आकर निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि जापान का सर्वे दिखाता है कि भारत जापान के लिए सुविधाजनक व्यापार मंच है, यानी कि जापान के निवेशकों के लिए काफी अवसर है भारत में, जिसमें भारत के अफसर जापान के साथियों को सुविधाओं की जानकारी देंगे। और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं भारत में जापान का निवेश 10 ट्रिलियन की संख्या को पार करे, यानी कि ये निवेश बढ़ता जाए और $10 ट्रिलियन को भी पार कर जाए।